Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on production and operations management. The course code is MGT362. The course book is Operations Management 10th edition by Jay Heiser and Barry Randall. The last lecture we finished, we ended our last lecture on chapter 7S or chapter 7 supplement. This chapter is basically on capacity and constraint management. Let me first give you a summary of all the topics which we have covered so far in this lecture. First, we discussed what is capacity. We also discussed what is design and effective capacity. We discussed some of the capacity considerations के जब हम capacity बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. We also discussed how we can manage demand. एक तो capacity तो आपने कोई चीज़ produce करनी है वो आपकी capacity है ना, demand आपके customer की तरफ से जो आनी है तो हम उस demand को किस तरीके से manage कर सकते हैं. और फिर हमने देखा था कि जी किस तरीके से डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट की जा सकती है इन सर्विस सेक्टर. उसके बाद जो हमने नई चीज़ें, तो ये तो पिछली चीज़ें तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल थी, जो नई न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हमने देखी थी वो बॉटलनेक एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट पढ़ी थी. उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से प्रोसेस की कोई कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई की जाती है और किस तरीके से पूरे प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है. हमने फिर थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के बेसिक आइडियाज़ 5-6 पॉइंट्स थे कि जी आपने ये करना है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के अंदर, वो पढ़े. हमने ये देखा कि जी बॉटलनेक को किस तरह मैनेज करना है, ये चीज़ें हमने बॉटलनेक मैनेजमेंट में पढ़ी. और फिर हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस पे अपने टॉपिक को, अपने लेक्चर को कंक्लूड किया था. उसके अंदर हमने बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी है. एक सिंगल प्रोडक्ट केस के जी आप सिंगल प्रोडक्ट अगर उसको हैंडल कर रहे हो तो उसका ब्रेक इवन एनालिसिस किस तरह करना है, और अगर आपके पास मल्टी प्रोडक्ट्स हो तो उसको किस तरीके से आपने हैंडल करना है. हमने सिंगल प्रोडक्ट तक डिस्कस किया था. आज हम मल्टी प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे कि जी अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं. इस चैप्टर के अंदर आगे क्या चीज़ें आने लगी हैं और क्या हमने चीज़ें आगे पढ़नी है. हमने रिस्क रिडक्शन पढ़नी है विद चेंज इन कैपेसिटी. इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस इन कैपेसिटी कि जी आप किस तरीके से रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो जब आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे होते हो, कम कर रहे होते हो. हम ये भी देखेंगे कि जी हम कैपेसिटी डिसीजंस के अंदर और कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास फ्यूचर इतना सर्टेन ना हो, तो उस सिनेरियो के अंदर हम क्या कर सकते हैं. उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज़. तो कैपेसिटी डिसीजंस के अंदर जब आपके पास फ्यूचर में रिस्क आ रहा हो कि आपको पता नहीं है, 2-3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और उनके साथ आपको पता हो कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ आइदर दिस सिचुएशन और अनदर सिचुएशन कितनी है, तो फिर हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकालते हैं और वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कैपेसिटी डिसीजन के अंदर वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. हम ये भी देखेंगे कि जी कैपेसिटी के जितने भी डिसीजंस होते हैं दे आर ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर. 3 ग्रॉसली या अगर आप रफली किसी भी डिसीजन को या रफली किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करो तो देयर इज़ अ स्ट्रेटेजिक, देयर इज़ टैक्टिकल एंड देन देयर इज़ ऑपरेशनल. स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म होते हैं, टैक्टिकल दे आर मिड लेवल या इंटरमीडिएट टर्म, और शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो ऑपरेशनल काइंड ऑफ डिसीजंस होते हैं. तो हम देखेंगे कि जी क्योंकि कैपेसिटी इज़ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि आपने कैपेसिटी बढ़ानी है और इस बढ़ाने या कम करने के डिसीजन में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो उसके अंदर हम और क्या क्या चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं. नॉर्मली जो चीज़ें एडिशनल कॉन्सेप्ट्स जो कंसिडर किए जाते हैं दे आर नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कैश फ्लोज. आपकी वेरिएबल कैश फ्लोज कितने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे कि जी इनको किस तरीके से हम अपने कैपेसिटी डिसीजंस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं.
ये सारी की सारी इस चैप्टर 7S के अंदर जो हमने डिस्कस करना है उसकी एक समरी, अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया उसकी समरी, और जो आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एक आउटलाइन मैंने आपको दे दी। चलें फिर ज़रा सी रिकॉल करते हैं कि जी पिछले लेक्चर के अंदर हमने किस चीज़ पे अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर देखा था कि जी हम सिंगल प्रोडक्ट के केस के अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, वो पॉइंट जब आपके टोटल रेवेन्यूज़ और आपकी टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती हैं। हमने उसका एक ग्राफिकल तरीका देखा था कि जी ग्राफिकली अगर आप उसको ब्रेक इवन एनालिसिस को करना चाहते हैं तो एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है कि जी आपको कोई भी चीज़ अभी तक आपने बनाई नहीं है, मगर उससे पहले जो आपने सारी इन्वेस्टमेंट की है दैट इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप एक चीज़ भी बनाओगे तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कि जितना आप वॉल्यूम बढ़ाते हो चीज़ों का उतनी ज़्यादा होती जाती है। हमने ये भी देखी थी कि जी फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट किन किन फैक्टर्स, कौन कौन से उसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो हमने ये देखा कि जी आपने एक फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन लगाई, उसके बाद आपने वेरिएबल कॉस्ट लगाई। वेरिएबल कॉस्ट आपने देखी कि जी एक आपकी टोटल कॉस्ट लाइन बन गई विच इज़ इन दिस डायग्राम इट इज़ शोन बाय अ ब्लू लाइन, और फिर आपकी एक टोटल रेवेन्यू लाइन बनी जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और ऊपर जा रही है। आपको एक ब्लू के अंदर जो ब्लू रीजन है वो लॉस कॉरिडोर है, और जो ऑरेंज कलर है दैट इज़ प्रॉफिट कॉरिडोर। ब्रेक इवन पॉइंट जो है इनका, ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज़ इन द मिडल, जहां वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें। एट दिस पॉइंट आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना पैसा आपको मिल गया एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब इससे ज़्यादा आप जितना काम करोगे तो आपके रेवेन्यूज़ प्रॉफिट में जाएंगे, या आपकी जेब से नहीं निकलेगा, आपको प्रॉफिट्स आएंगे। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस इन अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। ग्राफिकल तरीका भी है, उसके कुछ हमने इक्वेशंस भी निकाल ली थी, उससे हमने डिराइव कर ली थी कि जी जब टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट होती है, लेट पी रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द प्राइस पर यूनिट, एक्स रिप्रेजेंट्स द यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसी तरह जो टोटल रेवेन्यूज़ होंगे वो उतने ही होंगे ना जितने कि आप उसको बेच रहे हैं चीज़ को, और जितनी चीज़ें आपने बेची हैं। और टोटल कॉस्ट क्या होगी, वो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है कितनी चीज़ें आपने बनाई हैं। तो इन दोनों को जब आप इक्वल कर लेते हो तो टोटल रेवेन्यू बिकम्स, जब इन दोनों को हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब यहाँ देखें बीईपी, अब ये देखें जी आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कि जी आपने अगर यूनिट्स में निकालना है कि जी कितनी चीज़ें मैं बनाऊं और बेचूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो ये है। इसी तरह हम ब्रेक इवन पॉइंट्स इन डॉलर्स भी निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा उस प्रॉब्लम नहीं है। आप एडिशनल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की जो आ रही है उसके साथ जब आप उसे प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू हैव एन एडिशनल रिलेशनशिप विच गिव्स यू ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। ठीक है, इसके अंदर वही वेरिएबल्स हैं, यू हैव अ फिक्स्ड कॉस्ट, यू हैव अ वेरिएबल कॉस्ट, यू हैव अ प्राइस, और इधर से आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स निकल आता है। ठीक है, आप इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जी आपके पास एक दिस इज़ द एग्जांपल विच इज़ डिस्कस्ड इन योर बुक एज वेल। आई वुड सजेस्ट कि जी आप बुक से जाके ओवरऑल उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी जो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है उसको देख लें। मगर ऑन द स्पॉट अगर हम देखें तो जी आपके पास कोई बिज़नेस है जिसकी एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है, जिसकी कुछ लेबर कॉस्ट्स हैं और मटेरियल कॉस्ट्स हैं, और जो आप चीज़ उस बिज़नेस से बना के बेच रहे हो वो $4 पर यूनिट के हिसाब से है। तो अब अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स निकालना है तो यू हैव अ फिक्स्ड कॉस्ट, यू हैव वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि जी आपने उस प्रोडक्ट के अंदर लेबर भी लगाना है, मटेरियल भी लगाना है। तो ये आपको रेट मिला हुआ है कि जी डायरेक्ट लेबर $1.5 पर यूनिट के हिसाब से आपको मिला हुआ है इंफॉर्मेशन। इसी तरह मटेरियल, एक चीज़ बनाने में आपको मटेरियल कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट $0.75 पर यूनिट। तो अब आप इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट जो यहाँ आ रही है उसके अंदर 1.50 प्लस 0.75 इसको ऐड अप करके यू हैव अ प्राइस विच इज़
पर यूनिट, उसको जब आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आपने निकाल लिया तो आपके पास ये आ गया कि जब आपने इतने डॉलर्स का बिजनेस कर लिया तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने पैसे लगाए थे, फिक्स्ड कॉस्ट लगाई थी, आपने जो लेबर एंड मटेरियल लगाया था, वो सारे का सारा अब आपकी जेब में आ गया है। अब इससे ज़्यादा आप चीज़ें बेचोगे तो आपको, या इस डॉलर अमाउंट से ज़्यादा का बिजनेस करोगे तो वो आपका प्योर प्रॉफिट है। इसी तरह अगर हम निकालना चाहें कि जी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स की कितनी चीज़ें मैं बना के बेचूं तो फिर मुझे फ़ायदा होगा, वो हम इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। आपने वही फिक्स्ड कॉस्ट डाली, यू हैव अ प्राइस, सेलिंग प्राइस, आपने उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट डाली और उससे आपको पता चल गया कि जी जब आपने 5714 चीज़ें बना के बेच दी तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया। आप इससे ज़्यादा चीज़ें बेचोगे तो आपको प्योर प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट इन द केस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो, जब हम 2 चीज़ें या 3 चीज़ें, 4 चीज़ें बेच रहे, बना रहे हो या बेच रहे हो, तो उसके केस के अंदर हम ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो तब हम उसके लिए ये एक रिलेशनशिप यूज करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स, आपको ये डॉलर अमाउंट देता है, आपको वही फिक्स्ड कॉस्ट है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, आपके पास प्राइस पर यूनिट आइटम है। अब इसके अंदर जो नई चीज़ आ रही है दैट इज़ कि अब आपने 2 या 3 चीज़ें बेच रहे हो तो अब आप उनको वेटेज दोगे कि जी परसेंटेज ईच प्रोडक्ट इज इन दी टोटल सेल्स। अब हर प्रोडक्ट कितनी वेटेज या जो आपकी टोटल सेल्स हो रही हैं उसमें से कितने परसेंट जो है वो एक खास, अगर आपने मल्टी प्रोडक्ट के केस निकाल रहे हो ना तो आपने हर प्रोडक्ट का एक इंडिविजुअल वेटेज निकालनी होगी कि जी मैं 4 चीज़ें बेच रहा हूँ और उन 4 चीज़ों में से ये वाली जो चीज़ है ये इतनी बिकती है, ये वाली चीज़ इतनी बिकती है, ये वाली चीज़ इतनी बिकती है, तो वो हम वेटेज निकालते हैं। अब ये रिलेशनशिप अगर मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखा जाए तो इट्स वेरी सिंपल। आपने समीशन लेना है हर प्रोडक्ट के केस में, हर प्रोडक्ट की अपनी एक वेरिएबल कॉस्ट होगी, हर प्रोडक्ट की अपनी एक प्राइस है, ये आई से रिप्रेजेंट हो रही है। अगर आपके पास 4 चीज़ें आप बेच रहे हो तो आई इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने हर आई के केस के अंदर ये रिलेशनशिप, ये वाला जो रिलेशनशिप है ये निकालना है और उसका समीशन लेना है। तो अगर हम 4 चीज़ें बेच रहे हैं तो 1 माइनस V1 बाय P1, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है W1 के साथ, ये आपका रिलेशनशिप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपने प्लस करना है 1 माइनस V2 बाय P2, आपने इस रिलेशनशिप को अंदर रखा, इसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है W2 के साथ और फिर आपने प्लस इसी तरह करके आखिरी रिलेशनशिप जो आएगा 1 माइनस V4 बाय P4, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने वेटेज के साथ। ठीक है, W4। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप आपको ये शो कर रहा है कि हर प्रोडक्ट के केस के अंदर एक फिक्स कॉस्ट होगी, एक वेरिएबल कॉस्ट है, एक प्रॉफिट है, एक प्राइस है और एक वेटेज है। उसके साथ आपने एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है डॉलर्स के अंदर। अब ये हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जी एक बेकरी है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ इतनी है, वो जो भी उसको ऑपरेशंस चलाने के अंदर उसको अपनी बेकरी का कुछ ना कुछ हर महीने रेंट देना पड़ता है, यूटिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, तो वो सारी की सारी उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ रही हैं कि जी उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट हर महीने $3000 हैं पर मंथ। वो 3 चीज़ें बेच रहा है, सैंडविचेस बेच रहा है, ड्रिंक्स बेच रहा है एंड पोटैटो चिप्स बेच रहा है। ठीक है, उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं। आपकी जो सैंडविच है वो इसकी जो प्राइस है, रिटेल प्राइस जो वो अपने कस्टमर से मांगता है, वो एक सैंडविच की $5 मांगता है, एक ड्रिंक के ऑलमोस्ट $1.5 मांगता है और पोटैटो चिप्स के $2 मांगता है। ठीक है, उसका कॉस्ट कितनी है कि जी वो बेकरी जब वो चीज़ें बनाती है तो उसको कितने पैसे लगते हैं। एक सैंडविच बनाने में उसको $3 लगते हैं, एक ड्रिंक के लिए उसको 50 सेंट्स लगते हैं,
या $0.5 लगता है, और इसी तरह बेक पोटैटोज बनाने में उनको $1। ये उनकी प्राइस है, ये उनकी कॉस्ट है जो उनकी जेब से जाती है कि जी अगर वो बेकरी एक सैंडविच बनाती है तो वो बेकरी $3 का वो सैंडविच बनाती है और वो $5 का जाके अपने जो कस्टमर है उससे वो $5 लेती है उसकी प्राइस। अब इसके अंदर एडिशनल देख लें कि जी आपके पास फोरकास्टेड सेल्स आ रही हैं कि जी हर प्रोडक्ट की फोरकास्टेड डिमांड कितनी है। आप हिस्टोरिकल डाटा से भी ये चीज़ निकाल सकते हो कि जी पिछले महीने कितने बिके थे, इस महीने कितने बिक सकते हैं। वो हमने फोरकास्टिंग की सारी टेक्निक्स पढ़ ली हैं, तो आप हिस्टोरिकल डाटा से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि जी क्या आपकी सेल्स की, हर प्रोडक्ट की सेल्स की क्या डिमांड आने लगी है। तो अब हम इसका करते हैं। यू हैव एन आइटम को हमने आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें इस केस के अंदर 3 आइटम्स बेच रहे हैं, तो दिस आई विल बी 1 फॉर सैंडविच, आई विल बी 2 फॉर ड्रिंक्स एंड आई विल बी 3 फॉर बेक्ड पोटैटोज। ठीक है, आपने सैंडविचेस, उनकी सेलिंग प्राइस, उनकी वेरिएबल प्राइस आपकी इतनी है, उन वेरिएबल कॉस्ट उनकी इतनी है, ओवरऑल उनका रिलेशनशिप आप ये देखें पिछले फार्मूला के अंदर 1 माइनस वी आई बाय पी आई था ना, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया था वेटेज के साथ, डब्ल्यू आई के साथ। तो ये सारे को हमने समीशन लेना था ना, समीशन लेना था। तो हमारे पास अब पोटैटो चिप्स सैंडविच के केस के अंदर 1 माइनस वी बाय पी का रिलेशनशिप निकाल लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप ड्रिंक्स का ये रिलेशनशिप निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ड्रिंक्स की अपनी एक प्राइस है, अपनी एक वेरिएबल कॉस्ट है, उसका वी बाय पी रिलेशनशिप का वैल्यू ये आती है। 1 माइनस वी बाय पी इज दिस। बेक्ड पोटैटोज की आपकी प्राइस इतनी है, उसकी कॉस्ट इतनी है, उसका वी बाय पी रिलेशनशिप से ये वैल्यू 0.5 आती है, एंड 1 माइनस वी बाय पी इज 0.5। ठीक है, अब हमारे पास डिमांड भी है कि जी 9,000 ये बिकेगा, 9,000 ये बिकेगा, 7,000 ये बिकेगा। अब इनको अगर आप देखें तो आपने प्राइस कितनी आप सेल्स फोरकास्ट कर रहे हो, देखो 9,000 यूनिट्स बिकेंगी, $5 का आप उसको बेच रहे हो, तो आपके पास ऑलमोस्ट 45,000 सैंडविचेस से एक्सपेक्टेड फोरकास्ट है सेल्स की। इसी तरह ड्रिंक्स 9,000 बिकेंगी, उनकी प्राइस 1.50 है, तो 13,500 यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ड्रिंक्स। इसी तरीके से पोटैटो चिप्स से यू कैन एक्सपेक्ट 14,000। अब ये परसेंटेज ऑफ सेल्स इनकी कितनी है, आपके पास टोटल सेल्स इन तीनों को मिला के इतनी है। जब आप इंडिविजुअल सेल को इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 45,000 को जब हम डिवाइड कर देंगे 72,500 से, तो हमारे पास 0.621 आ जाएगा। ये वैल्यू परसेंटेज सेल्स इसकी कितनी है, ये हम वेटेज की वैल्यू निकाल रहे हैं उससे कि जी कितनी वेटेज होगी हर प्रोडक्ट की। इसी तरह जब हम 13,500 को डिवाइड कर देंगे 72,500 से, तो हमारे पास 0.186 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 14,000 को डिवाइड कर देंगे 72,500 से, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 0.193 आ जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल परसेंटेज सेल्स हैं। इन सारों को जब आप ऐड अप करोगे दे विल ऑलवेज ऐड अप टू बी इक्वल टू 1। अब हमने वेटेड कंट्रीब्यूशन हर प्रोडक्ट की करनी है। आप इसको इस वाली वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है 0.621, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल फार्मूला तो हमें ये बता रहा था ना 1 माइनस वी आई बाय पी आई, तो ये वाली चीज़ है ना 1 माइनस वी बाय पी। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वेटेज सेल से कि जी जब आप 0.40 विच इज़ दिस वैल्यू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.621 से, तो यू विल हैव 0.248। इसी तरीके से जब आप 0.67 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.186 से, तो यू विल हैव 0.125। इसी तरीके से जब आप 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.193 से, तो यू विल हैव अ वैल्यू ऑफ 0.096। ठीक है,
तो ये आपके पास वेटेड कंट्रीब्यूशन सारों की। अब ये वाला जो हमारा फॉर्मूले का निचला वाला पार्ट था ना, ये हमने तीनों के केस में निकाल लिया। अब ये समेशन का साइन था इसके अंदर, तो हमने इन सारों को सम अप कर लेना है। तो जब आप इनको सम अप करेंगे तो यू हैव दिस वैल्यू, ठीक है। When you sum up these values, you have a fixed price, you have a basically हर उस बेकरी को चलाने के लिए यू हैव अ फिक्स्ड कॉस्ट विच इज़ $3,000 पर मंथ। वो 12 महीनों तक फिक्स्ड कॉस्ट देगा, हर महीने $3,000 खर्च करेगा अपनी बेकरी पे, तो वो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। इसी तरह ये वाला जो सारा रिलेशनशिप था वो हमने स्लाइड से निकाल लिया, ये वाली वैल्यू अगर आपको याद हो, और उससे हमारे पास पता चल गया कि जी ऑलमोस्ट इतना आपका ब्रेक इवन पॉइंट है जब आप $76,759 का बिजनेस करोगे अपने उस साल के किसी भी टाइम में। जब आप 76,000 का बिजनेस कर लोगे तो यू विल बी एट अ ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसी तरह से अगर आपने ये निकालना हो कि जी हर दिन मुझे कितना रिक्वायर्ड है, कि जी मैं हर रोज कितना, ये तो पूरे साल का है ना, कि जी अगर आप साल में इतना बिजनेस कर लेते हो तो यू आर रीचिंग अ ब्रेक इवन पॉइंट। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि जी साल के अंदर आपने कितना बिजनेस करें कि जी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे निकल आए। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में पहली बात आ गई कि जी आपने $76,759 का बिजनेस कर लिया, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए। अब मसला ये है कि जी आपने देखना है कि मैं रोज़ का कितना करूं तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो रोज़ का आप देख लो कि जी अगर आप 365 डेज काम करते हैं साल के अंदर, अगर वो बेकरी 365 डेज चलती है तो यू डिवाइडेड बाय 365। अगर वो साल के 365 डेज नहीं चलती, कुछ हॉलीडेज भी लेती है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी वर्किंग डेज के जी आपने कितने दिन काम करना है। इन दिस केस ये बेकरी साल में 312 दिन काम करती है, तो उसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको हर दिन का इतना बिजनेस करना ज़रूरी है। अगर इससे कम बिजनेस करोगे तो आपकी ये जो बेकरी है जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इसके अंदर अगर 250 या $246 से कम का बिजनेस करेगी तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं पहुंच सकती। इसलिए इसको हर रोज 250 से ऑलमोस्ट 246 से ज्यादा का बिजनेस करना है टू रीच अ ब्रेक इवन पॉइंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। इसी तरह अगर हमने देखना हो कि जी हर चीज, अब देखें 3-4 चीजें बेच रहे हैं ना, सैंडविचेस बेच रहे हैं, ड्रिंक्स बेच रहे हैं, पोटैटो चिप्स। अब ये तो हमें पता चल गया कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, कि अगर हमने डॉलर्स में निकालना है तो हर रोज हमने इतने डॉलर्स का काम करेंगे या इतने डॉलर्स की चीजें बेचेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अगर आपने और ज्यादा जाके देखना है कि जी मुझे कितने सैंडविचेस बेचने हैं, मुझे कितनी पोटैटो चिप्स बेचने हैं, कितने ड्रिंक्स बेचने हैं, तो नंबर्स में अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा जो उस प्रोडक्ट की, इन केस ऑफ सैंडविचेस आप देखें, सैंडविचेस की जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी 0.62, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें उस डेली सेल्स का ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय जो टोटल उसकी प्राइस है विच इज़ $5, तो आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा कि जी अगर आप ब्रेक इवन निकालना चाहते हैं तो आपने 31 सैंडविचेस बेचने हैं हर दिन। इसी तरीके से आपने अगर ड्रिंक्स का निकालना है तो ड्रिंक्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपने 246, ड्रिंक्स की कंट्रीब्यूशन वाज अबाउट 186, तो आपने 0.186 उसको मल्टीप्लाई बाय 246.02 डिवाइडेड बाय जो इसकी प्राइस है विच इज 1.50, इट विल गिव यू द नंबर ऑफ ड्रिंक्स यू हैव टू सेल एवरी डे इन ऑर्डर टू रीच अ ब्रेक इवन। इसी तरीके से बेक्ड पोटैटो की आपने अगर निकालनी है तो उसकी भी आपने जो कंट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखनी है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे डेली सेल्स के डेटा के साथ विच इज $246, और उसको डिवाइड कर देना उसकी प्राइस के साथ विच इज़ $2, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी बेक पोटैटोज पर दिन बेचने हैं।
तो अब हमने ब्रेक इवन एनालिसिस देखा। ब्रेक इवन एनालिसिस के दो केसेस देखे हैं कि अगर आप एक चीज़ बेच रहे हो तो उसके अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दे डिपेंड ऑन बिजनेसेस, कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट अपनी होती है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जी अगर आपने कोई दुकान हायर की हुई है तो उस दुकान का रेंट भी जो होता है वो भी फिर क्या होता है, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। इनका जो बेसिक या ग्लोबल डेफिनेशन जो है ना, इफ यू वांट टू कंसिडर फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ये होती है कि जी अभी तक आपने प्रोडक्ट बनाई नहीं है, उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है। अब आपने एक प्रोडक्ट बनाई तो वो कॉस्ट जो होगी वो उसकी वेरिएबल, दो बनाओगे तो और ज्यादा हो जाएगी, तीन बनाओगे तो और ज्यादा होगी। नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट के अंदर नॉर्मली इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस कि किस तरीके का बिजनेस है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसके अंदर नॉर्मली लेबर एंड मटेरियल प्लस एनर्जी या रिसोर्सेज जो आपने उसके अंदर डाले हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल रिसोर्सेज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं डाल रही, तो फिर वो आपका ह्यूमन लेबर प्लस आपने उसमें मटेरियल कितना लगाया। अब वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो ह्यूमन लेबर प्लस मटेरियल प्लस इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट ये होती है कि जी फैसिलिटी को मेंटेन करने का, फैसिलिटी को चलाना, फैसिलिटी के अंदर कोई आपने और एडिशनल हीटिंग कूलिंग दी हुई है या उसकी टैक्सेशन आ रही है या उसकी कोई लैंड की कोई लीजिंग ली हुई है, तो वो सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाती हैं। वेरिएबल कॉस्ट जितनी जितनी चीज़ें आप बनाओगे उतनी उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट आपको बताती है कि आपने कितने रिसोर्सेज अपनी प्रोडक्ट के अंदर डाले हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट वो रिसोर्सेज चेंज हो रहे होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ये होती है कि जी आपने उसको बनाने, अभी प्रोडक्ट आपने बनाई नहीं है, उससे पहले जितना आपने खर्चा कर दिया है फैसिलिटी मेंटेन करने के, उसके अंदर बाकी जो आपने टैक्स देने हैं, कोई आपने लोन लिया हुआ है उसको पे बैक करना है, तो वो सारी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। तो जब हमने देख लिया कि जी फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिर हमने देखा कि जी ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए एक दो अल्टरनेटिव्स हैं कि जी अगर आप एक चीज़ बेच रहे हो तो उसके लिए एक सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, अगर आप मल्टीपल चीज़ें बेच रहे हो, मल्टी प्रोडक्ट का केस है, तो उसके अंदर एक और सेट ऑफ इक्वेशन है। उन दोनों को मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप उनका ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो, बोथ इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। कि जी अगर आपने देखना है कि कितनी चीज़ें मैं बेचूं तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा सिंगल प्रोडक्ट के केस के अंदर, तो वो भी हमने निकाला। अगर आपने देखना है कि कितने डॉलर्स का मैं बिजनेस करूं या कितने रुपीस का मैं बिजनेस करूं, तो वो भी हमने देख लिया कि इतना आपने बिजनेस ज़रूरी है आपका, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओगे। इसी तरह मल्टीपल प्रोडक्ट के केस के अंदर दोनों में हमने देखा कि जी हमें कितने डॉलर्स का बिजनेस करना है तो हम ब्रेक इवन पॉइंट कर लेंगे। हमने ये भी देख लिया कि जी हमें कितनी यूनिट्स बेचनी है, तो उसका भी हमने निकाल लिया कि जी आपने इतनी यूनिट्स सैंडविच बेचने हैं, इतनी यूनिट्स ऑफ ड्रिंक्स बेचनी है, इतनी यूनिट्स ऑफ बेक्ड पोटैटोस। तो इस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं हर प्रोडक्ट का, हर एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ बिजनेस जो है हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी what are the different strategies for मिटिगेटिंग तो नहीं कह सकते, फॉर रिड्यूसिंग रिस्क या मैनेजिंग रिस्क। अब आपने कैपेसिटी बढ़ानी है या कैपेसिटी कम करनी है, तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो जिससे आपका रिस्क कम से कम हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जी आपके पास ग्लोबली आपके पास 3 स्ट्रेटजीज हैं। हर स्ट्रेटजी की अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, वो हम देखते हैं कि जी कौन कौन से फ़ायदे और नुकसानात हैं। आप देखें कि जी फिगर डायग्राम के ये जो स्लाइड है, इट टेल्स यू कि जी इंक्रीमेंटल चेंजेस अगर आपने करनी है तो व्हाट आर दी रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज हैं। कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटजी इज लीडिंग डिमांड विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन, ठीक है। अभी डिमांड आई नहीं है, आपने डिमांड से पहले लीड कर लिया, आपने डिमांड से पहले लीड किया, यानी कि अभी डिमांड नहीं है, आप उससे आगे जा रहे हो। फिर कैपेसिटी लैग्स डिमांड विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशंस, अब आपकी डिमांड आ रही है और आपकी कैपेसिटी लैग कर रही है पीछे।
और अटेम्प्ट्स टू हैव एन एवरेज कैपेसिटी विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशंस। तो ये आपके पास 3 स्ट्रेटजीज या 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके साथ आप अपनी जो कैपेसिटी के इंक्रीमेंट या डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, आप उसको इन स्ट्रेटजीज से कर सकते हैं। अब हम एक एक केस को देखते हैं कि जी इंडिविजुअली एक एक केस के अंदर हम ये किस तरह से देख सकते हैं। पहला केस है कि जी लीडिंग डिमांड विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन। अब आप इस जगह पे खड़े हुए हो, ठीक है, आपने डिमांड बढ़ा दी कि जी अभी डिमांड आई नहीं, उससे पहले ही आपने एक यूनिट आपका लेट से कि जी इस वक्त 2 कारखाने लगे हुए हैं। एक कारखाना जो है वो इतनी डिमांड को फुलफिल कर रहा है, दूसरा कारखाना अभी इतनी डिमांड को फुलफिल कर रहा है। डिमांड है ना बेसिकली, तो डिमांड का 2 कारखाने इस वक्त फुल कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि जी आपने फोरकास्ट किया कि जी 1 साल बाद हमें इतनी जो हमारी चेंज इन डिमांड इतनी आनी है, ठीक है। अब आपने ऐसी स्टेज पे एक और कारखाना लगा दिया जो फौरन अब आपको इतनी डिमांड को फुलफिल करने की कैपेसिटी दे रहा है, ठीक है। ये आपने नई कैपेसिटी ऐड कर दिया। तो अब इसमें आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप लीडिंग डिमांड विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन, आपने एक्सपेंशन कर दिया और अभी तक डिमांड नहीं आई, उससे पहले ही आपने एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिमांड से पहले ही अपनी एक्सपेंशन कर रहे हो। अब इसका प्रॉब्लम, इसका फायदा, इसका नुकसान क्या है, या इसके व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स। अब बात यह है कि जी इफ़ यू आर श्योर कि आपकी डिमांड के अंदर चेंज आनी है और स्ट्रॉन्ग चेंज आनी है, तो तब इस केस के अंदर इस स्ट्रेटजी को ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि जी आपको पता है कि मेरी डिमांड आ रही है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, मैंने कैपेसिटी बढ़ानी है, मैं पहले बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी कि अगर आपको पता है कि जी यू आर श्योर कि आपकी फ्यूचर के जो डिमांड आ रही है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी, ठीक है। अगर इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर रिस्क है इसके अंदर कि जी शायद डिमांड कम हो या ज़्यादा हो जाए, शायद डिमांड ज़्यादा हो, कम भी हो सकती है, तो फिर इस केस के अंदर दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी कि जी आपने पहले से हर कारखाना लगा दिया और डिमांड उसकी आ नहीं रही है, तो आपने पैसे खर्च, आपके अपनी जेब से एडिशनल रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है ना, अपने रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टाइम रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज लगाने ही पड़ते हैं ना, दैट कॉस्ट मनी। तो पहली स्ट्रेटेजी है कि जी अगर आपको पता है कि मेरी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड आनी है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं कि जी डिमांड बढ़ रही है, तो देन यू हैव दिस ऑल्टरनेटिव विच टेल्स यू कि जी आप लीड कर दो डिमांड को, यानी कि डिमांड से पहले ही अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दो। अब दूसरी जो है, इसको ज़्यादा सेफर स्ट्रेटजी कहा जा सकता है कि जी आप सेफ साइड पे हो कि जी कैपेसिटी लैग्स, जो कैपेसिटी आप बना रहे हो वो पीछे है डिमांड के, इट लैग्स कि जी डिमांड आगे जाती है, कैपेसिटी पीछे आती है। तो इसके अंदर क्या है कि जी आपने पहले पूरा साल देखा कि जी इतनी डिमांड आई है, पूरा साल आपकी ये वाली डिमांड है ये आप फुलफिल नहीं कर सके, ये कस्टमर आए और आपने उनको प्रोडक्ट नहीं दे सके, आपकी कैपेसिटी तो इतनी है ना, इतनी डिमांड को आप फुलफिल कर सकते हो। फिर 1 साल बाद देखा यार कि अब बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो आपने एक इंक्रीमेंटल इंक्रीज कर दी, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटी है पहले C1 थी, C1 1 साल तक इतनी ही रही, फिर आपने बाय द सेकेंड ईयर आपने उसको C2 कैपेसिटी को बढ़ा दिया। अब पहले कैपेसिटी इतनी डिमांड को फुलफिल कर रही थी, अब कैपेसिटी इतनी डिमांड को फुलफिल कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपने देखा जैसे पूरा साल आपने वेट किया, अभी आपके पास वही कैपेसिटी, उस साल के बाद आपने देखा यार मेरे कस्टमर मुझसे चीज़ें और ज़्यादा मांग रहे हैं और कंसिस्टेंटली मांग रहे हैं, डिमांड आपकी और चीज़ की आ रही है और उसकी कमी महसूस हो रही है मार्केट के अंदर, तो फिर आप एक कैपेसिटी फिर बढ़ा देते हो, दिस इज C3 कैपेसिटी। अब आप इतनी डिमांड को सेटिस्फाई कर सक रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, डिमांड से जितनी डिमांड आ रही है ना, कैपेसिटी डिमांड के पीछे है, कैपेसिटी लैग्स डिमांड, डिमांड आगे जा रही है, कैपेसिटी उसके पीछे बढ़ रही है। तो ये आपने इंक्रीमेंटल, ये सेफ स्ट्रेटेजी है कि जी आपने पहले मार्केट को देख लिया, मार्केट के कंडीशंस आपने एक्सपीरियंस कर लिए, आपको पता है कि जी इस प्रोडक्ट की कमी, इस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो रही है, उस जैसी शॉर्टेज हो रही है तो फिर आपने डिसीजन लिया कि ठीक है अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अब मैं कैपेसिटी इंक्रीज करने की डिसीजन लेता हूँ।
अब ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। हमने बेसिकली हर प्रोडक्ट के अपना एक आप कह सकते हो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होता है। आपको ये भी देखना होता है, हमने इनिशियली डिस्कस कर लिया था कि जी जब आप प्रोडक्ट के अंदर कैपेसिटी डिसीजन ले रहे होते हो तो आपको देखना होता है कि जी वो प्रोडक्ट अपने किस लाइफ साइकिल में है, इंट्रोडक्शन में है, उसकी इंक्रीमेंटल डिमांड के फेज़ में है, मेच्योरिटी के फेज़ में है, डिक्लाइन के फेज़ में है, तो ये भी देखना होता है। इसी तरह एक और एनालिसिस होता है पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस। पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस वो ये बताता है कि जी आपका कस्टमर कितना स्ट्रांग है, आपका सप्लायर कितना स्ट्रांग है, आपके राइवल्स कितने हैं, आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के कितने हैं। तो वो डिफरेंट 5 फोर्सेस को उसने कैटेगराइज कर दिया है और बताया है कि जी हर प्रोडक्ट के केस के अंदर किस तरीके से ये फोर्सेस इंटरैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये इस केस के अंदर अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ आप ही बना रहे हो, कोई और नहीं बना सकता, और अगर आप उसको नहीं बनाओगे तो कोई और उसको प्रोवाइड भी नहीं कर सकता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, आपका इंडस्ट्री में कोई राइवल भी नहीं है, सिर्फ आप ही बना रहे हो, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो कि जी आप कस्टमर की डिमांड को 1 साल तक देखो, कस्टमर आपसे मांग रहा है, बार बार आप ही से मांग रहा है और आप ही उसको फुलफिल कर सकते हो। तो फिर इस केस के अंदर ये स्ट्रेटेजी तो बहुत सेफ स्ट्रेटेजी है, अच्छी स्ट्रेटेजी है। मगर वही बात है कि अगर आपका कोई राइवल आ जाए इंडस्ट्री के अंदर या जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो उसके अंदर आपका कोई राइवल आ जाए जो आप जैसी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे या आपकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे, तो फिर इस तरह की स्ट्रेटेजी से क्या होगा, कस्टमर 2-3 दफ़ा आपसे मांगेगा, फिर वो आपके राइवल के पास या सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट ओवर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है जी प्रोडक्ट कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, राइवल्स कितने हैं, कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है प्रोडक्ट का। तो ये सारे के सारे उस केस के अंदर या उस ओवरऑल सिनेरियो के अंदर देखना पड़ता है। मगर ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि जी आप कैपेसिटी को डिमांड से पीछे रखो और आप आहिस्ता आहिस्ता सेफ स्ट्रेटेजी रखो। अब तीसरी स्ट्रेटेजी ये है कि जी आपने मीन देख ली, आपको पता है फोरकास्टेड डिमांड के जी उसके अंदर चेंज जो है ना वो इतना आएगा, ठीक है, इतना चेंज उसके अंदर आना है। अब इस चेंज का आपने क्या किया कि जी जो मीन उसके अंदर आ रही है ना, जो चेंज इन डिमांड जो है वो जो उसकी जितनी चेंज इन डिमांड है उसका मीन ले लें कि जी अगर चेंज इन डिमांड इधर से लेके ये जो चेंज इन डिमांड है साल के अंदर, लेट से कि जी ये पहले 1000 था, 1000 चीज़ों की डिमांड थी, अब साल के एंड तक 2000 चीज़ों की डिमांड आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आपने मीन ले लेना है। मीन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपका 1500 इसके दरमियान में आ जाएगा। तो आपने इतनी कैपेसिटी बढ़ा देनी है कि जी वो 1500 एडिशनल 1500 चीज़ों तक का कवर कर सके। तो वो थोड़ी सी शुरू में तो वो ओवर कैपेसिटी होगी, बाद में वो अंडर कैपेसिटी होगी, फिर आपने इंक्रीमेंटल चेंज करना है और मीन चेंज करना है। अटेम्प्ट्स टू हैव एन एवरेज कैपेसिटी विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन, इसके अंदर क्या है कि जी आपने एक एवरेज कैपेसिटी रखनी है या मीन कैपेसिटी रखनी है कि जी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, दरमियानी। ठीक है, तो जो चेंज इन डिमांड आ रही है अब इस साल से इस साल के दरमियान में कितनी चेंज इन डिमांड आ रही है, वो इतनी ज़्यादा आ रही है, ये इतनी चेंज इन डिमांड आई है। ठीक है, ये आपकी ये चेंज इन डिमांड आई है, तो इसका आपने मीन ले लिया ऑलमोस्ट इस तरीके से आप, ये तीसरी स्ट्रेटेजी है। अब इसके अंदर रिस्क, ये वही बात है कि जी आपका अगर कोई राइवल ऑपरेट कर रहा है तो आप कोशिश यही करते हो कि जी मैं इतना ज़्यादा पैसा भी ना खर्च करूं अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ के अंदर कि मेरे पास पैसे ही ख़त्म हो जाए, मगर मैं अपने कस्टमर को भी लूज़ नहीं करना चाहता। तो फिर ये सबसे सेफ स्ट्रेटेजी है कि जी कस्टमर भी नहीं लूज़ करना चाहते तो आप इतनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें कि जी वो एटलीस्ट पार्शली आपके कस्टमर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं। तो इस केस के अंदर आपने कैपेसिटी भी बढ़ा ली और आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं, एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा ली, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ अच्छी नहीं होती, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी आपने बढ़ाई, मगर ना बहुत ज़्यादा बढ़ाई ना बहुत कम बढ़ाई।
तो ये तीसरी स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपनी कैपेसिटी के इंक्रीमेंटल चेंजेस के डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। आप इससे दिस इज़ दी लेट्स से कि जी मोस्ट फेवरेबल स्ट्रेटेजी कि जी जिसमें आप थोड़ी सी बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। अब हम देखते हैं कि जी अगर इस केस के अंदर तो देखें अभी तक जो हमने कैपेसिटी के डिसीजन लिए हैं उसके अंदर हमें बड़ी जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स भी निकाले हैं उसके अंदर हमें फ्यूचर की डिमांड फोरकास्ट पर हमने अस्यूम किया हुआ था कि बड़ी एक्यूरेट है और यही होगी। कैपेसिटी के भी जो चेंज इन डिसीजंस के इंक्रीमेंटल चेंजेस के जो डिसीजन लिए हैं उसमें भी हमें पता, हमने अस्यूम कर लिया कि जी ये हमारी चेंज इन डिमांड आने लगी है, हमें एक फोरकास्टेड वैल्यू पता थी। अब इसमें क्या है कि जी आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है कि जी आपने हिस्टोरिकल डाटा को देखा और आपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर दिया, ठीक है। आपने हिस्टोरिकल डाटा को देख के फ्यूचर को फोरकास्ट कर दिया और आपको पता है कि जी यही होगा। आपको पता है प्रोडक्ट के अंदर सीजनैलिटी आ रही है, प्रोडक्ट के अंदर ट्रेंड आ रहा है, प्रोडक्ट के अंदर रैंडम कंपोनेंट है, साइक्लिकल कंपोनेंट होता नहीं है नॉर्मली इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आपने देख लिया कि जी हिस्टोरिकल डाटा से आपको पता है कि जी ये डिमांड थी और फ्यूचर ये आने लगा है, तो आपने फोरकास्ट उसको कर दिया। अब आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हुए हो कि आपको नहीं पता कि जी फ्यूचर में क्या आने लगा है। फ्यूचर ऐसे भी हो सकता है, फ्यूचर ऐसे भी हो सकता है, फ्यूचर ऐसे भी हो सकता है। तो आप इस पॉइंट पे खड़े हो, हिस्टोरिकल डाटा आपके पास है, अब आपने देखना है कि जी फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा। फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक होगा या ऐसा ही होगा या पेसिमिस्टिक होगा। तो फिर हम उस केस के अंदर क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज लेते हैं या EMV डिसीजन लेते हैं। कैपेसिटी के जो डिसीजंस होते हैं फिर हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू की मेथडोलॉजी से लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जी वी हैव टू नो कि जी आगे क्या आने लगा है। इस जगह पे आप खड़े हो, आपको पता होना चाहिए कि जी इधर ऊपर जाने का कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसी तरह रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या नीचे अनफेवरेबल कंडीशन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं हम करते हैं डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्री एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं कि जी किसी भी डिसीजन को मॉडल करते हैं, ठीक है। कोई भी डिसीजन हो, अगर उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं कि जी देर इतने % प्रोबेबिलिटी है कि जी आपके जो फ्यूचर है वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, इतने % प्रोबेबिलिटी है कि जी आपका फ्यूचर पेसिमिस्टिक होगा, और इतने % प्रोबेबिलिटी है कि जी आपका यही फ्यूचर होगा। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। तो प्रोबेबिलिटीज अगर आपके पास है तो उस डिसीजन को हम किस तरह से करते हैं, उसको हम डिसीजन ट्री से मॉडल करते हैं। डिसीजन ट्री के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जी इसका कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, क्योंकि ये मॉडलिंग टेक्निक है तो इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो ट्री की तरह का होता है, और उस ट्री से हम डिसीजन ले रहे होते हैं, और इसके अंदर हम जो डिसीजन लेते हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज पे लेते हैं, ठीक है। आप एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज, तो आपके पास मॉनेटरी टर्म्स में कोई डिसीजन है तो हम उसकी मॉनेटरी वैल्यूज की एक्सपेक्टेड लेंगे या मीन वैल्यू लेंगे, मगर हम ओवरऑल जो मेथडोलॉजी, जो टेक्निक है या जो टूल है जो हम यूज़ करते हैं वो हम डिसीजन ट्री यूज़ करते हैं। डिसीजन ट्री क्या होता है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका ट्री की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर एक ख़ास तरह की सिचुएशन है कि जी आपको प्रोबेबिलिटीज़ का पता है कि आगे ये होने लगा है, ये होने लगा है या ये होने लगा है, उनके होने की प्रोबेबिलिटीज़ कि जी फ्यूचर हमें पता नहीं है। एट दिस स्टेज हम इस जगह पे खड़े हैं, हमें फ्यूचर का पता नहीं है कि जी फ्यूचर में क्या होगा, मगर हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी इतने % प्रोबेबिलिटी है कि जी ये हो सकता है, इतने % प्रोबेबिलिटी है ये हो सकता है। उनमें से कुछ ना कुछ होना है, मगर हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी से बता सकते हैं। ये एनालिसिस भी हम जो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस भी हम हिस्टोरिकल डाटा से ही करते हैं कि जी हिस्टोरिकल डाटा को देख के हम आगे की फ्यूचर की वो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज दे सकते हैं। तो चलें अब देखते हैं कि अब हमने कैपेसिटी के डिसीजंस लेने हैं तो हम डिसीजन ट्री कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है वो उस सारे को हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है आपकी बुक में, SHS अ कंपनी दैट मेक्स हॉस्पिटल गाउन्स इज कंसिडरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन। SHS has 3 major alternatives.
हैज़ ऐसे जो कंपनी है SHS, उसके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हैं? यू डू नथिंग, बिल्ड अ स्मॉल प्लांट, बिल्ड अ मीडियम प्लांट और बिल्ड अ लार्ज प्लांट। ठीक है, अब हर डिसीजन के अंदर आपके पास एक ऑप्शन तो होता है ऑफ डूइंग नथिंग। ठीक है, आप कुछ ना करो, जैसे हालात हैं वैसे ही रहने दो। दिस इज वन ऑफ योर ऑप्शन के जी यू डू नथिंग। एक और ऑप्शन है आपके पास कि जी आप लार्ज प्लांट बनाओ, दूसरा ऑप्शन है आप मीडियम प्लांट बनाओ, तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि जी आप स्मॉल प्लांट बनाओ। ठीक है, ये आपके पास सारे डिसीजंस हैं जो आप इस पॉइंट पे लेना ये कैपेसिटी डिसीजंस है ना, ये तो आपके पास कैपेसिटी डिसीजन है कि किस साइज का प्लांट बनाए। चौथा डिसीजन, हर डिसीजन के अंदर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होता है कि कुछ भी ना करो। ठीक है, डूइंग नथिंग। अब हम देखते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू EMV से हमने कैलकुलेट करना है कि जी क्या करें, हम डिसीजन कैसे लें। तो अब आपके पास कुछ मॉनेटरी वैल्यूज आ रही हैं कि जी जब अगर आपने लार्ज, इस सिचुएशन के अंदर लार्ज प्लांट लगाया, ठीक है, और कंडीशन फेवरेबल हुए, तो आपको इतने पैसे आपके लगेंगे, आपको इतने का फायदा होगा, 100,000 का फायदा होगा। और अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हुए, यानी कि मार्केट अच्छी नहीं, आपने कैपेसिटी लगा दी और डिमांड अच्छी ना आई, तो फिर क्या होगा? कंडीशन अनफेवरेबल होगा, तो आपको इतने का नुकसान हो जाएगा, $90,000 का। अगर आपने लार्ज प्लांट लगा दिया, प्लांट किस चीज का है? हॉस्पिटल के जो गाउन्स होते हैं ना, ये जो डॉक्टर्स ने सफेद रंग के गाउन पहने हुए होते हैं, तो वो बनाने हैं आपने। और उसके लिए आपके पास 3 डिसीजन हैं, 4 डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स हैं। कुछ ना करो, छोटा प्लांट लगाओ, मीडियम साइज का प्लांट लगाओ, बड़े साइज का प्लांट लगाओ। ठीक है, अब अगर आप बड़े साइज का प्लांट लगाते हो, तो अगर डिमांड अच्छी, स्ट्रॉन्ग डिमांड आई, फेवरेबल डिमांड आई, तो आपको इतने का फायदा होगा। अगर अच्छी डिमांड नहीं, तो आपको 90,000 का नुकसान हो जाएगा। अगर आप मीडियम प्लांट लगाते हो, मीडियम साइज का प्लांट लगाते हो, तो आपका अगर फेवरेबल कंडीशन हुआ तो $60,000 का आपको फायदा होगा, और अगर अनफेवरेबल हुआ तो आपको ऑलमोस्ट 10,000 का फायदा होगा। इसी तरीके से आपने स्मॉल साइज का प्लांट लगाया, तो आपको फेवरेबल कंडीशंस के अंदर 40,000 का फायदा होगा। अगर अनफेवरेबल हुए कंडीशंस, तो आपको 5,000 का फायदा होगा। अब प्रोबेबिलिटीज क्या है कि जी फेवरेबल मार्केट या फेवरेबल डिमांड आने की प्रोबेबिलिटी 40% है, अनफेवरेबल मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज ऑलमोस्ट 60%। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना है, इसीलिए 40 + 60 मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा ना। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना है, या तो फेवरेबल मार्केट आनी है या तो अनफेवरेबल मार्केट आनी है। अब इससे जरा हम ज्यादा अगर और सर्कमस्टांसेस में जाएं, जरा लेट्स से कि जी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को जरा और डिस्कस करते हैं। बाज दफ़ा आपके पास एनालिसिस में हो जाता है कि जी फेवरेबल मार्केट आने का 30% चांसेस है, अनफेवरेबल आने का 60% चांसेस है, और 10% चांसेस है कि जी आपकी मार्केट इसी तरह की होगी। ठीक है, आपको इस तरह का डाटा और भी मिल सकता है कि जी 10% चांसेस है कि जी 2% इंक्रीज इन डिमांड आ जाए, 10% चांसेस है 4% इंक्रीज इन डिमांड आ जाए। इसी तरह 50% चांसेस हैं कि जी 1% डिक्रीज आ जाए डिमांड के अंदर। आपके पास ऑलमोस्ट 30% चांसेस है कि जी आपके पास 2% डिक्रीज इन डिमांड आ जाए। तो ये इस तरीके से होना 100% तक ही जाएगा, कुछ ना कुछ होना है। यू आर श्योर कि इन आज मैं खड़ा हूं तो अगले साल या अगले दिन या एक हफ्ते बाद कुछ ना कुछ होना है, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है या 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो होना है। क्या होना है, उनके ऑल्टरनेटिव्स की प्रोबेबिलिटीज इसके अंदर बताई हुई हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ डिसीजन ट्री। अब हम देखते हैं कि जी किस तरीके से हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज यूज करके एक डिसीजन ट्री बना सकते हैं, और फिर हम डिसीजन ले सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि जी SHS इज अ कंपनी दैट मेक्स हॉस्पिटल गाउन्स and is considering capacity expansion. SHS has major alternatives
SHS मेजर ऑल्टरनेटिव्स आर टू डू नथिंग। अब हर डिसीजन के अंदर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव हमेशा होता है ऑफ डूइंग नथिंग, ठीक है। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव उनके पास है बिल्ड अ स्मॉल प्लांट, बिल्ड अ मीडियम प्लांट, बिल्ड अ लार्ज प्लांट। दूसरा ऑल्टरनेटिव स्मॉल प्लांट का है, तीसरा ऑल्टरनेटिव उनके पास मीडियम प्लांट का है और चौथा ऑल्टरनेटिव उनके पास लार्ज प्लांट का है, ठीक है। अब ये डिसीजन है आपके पास, इस जगह पे आप खड़े हुए हो, आपने कैपेसिटी का डिसीजन लेना है। आपके पास ये 3 डिसीजंस हैं कि जी बड़ा प्लांट बनाए, मीडियम साइज का बनाए या छोटे साइज का प्लांट बनाए। आपके पास एक चौथा डिसीजन जो हर डिसीजन के अंदर होता है ऑफ डूइंग नथिंग, कि जी आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी ही रहने दो, ना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हर डिसीजन के साथ एक, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज की कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि जी हर डिसीजन के साथ क्या मॉनेटरी वैल्यूज अटैच्ड हैं, ठीक है। अब इसका लेट्स से कि जी अगर आप लार्ज प्लांट बनाते हो और मार्केट के कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, यानी कि डिमांड स्ट्रांग आ जाती है, तो आपको $100,000 का फायदा होगा लार्ज, क्योंकि आपने लार्ज कैपेसिटी इंक्रीज किया। तो जितनी कैपेसिटी आपने इंक्रीज किया, पहले आप 1000 चीजें बना रहे हो, अब आप लेट से 2000 चीजें बना रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें बिक गई, तो वो फेवरेबल कंडीशंस आ गए, तो आपको 100,000 का फायदा हो जाएगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए तो आपको नुकसान होगा $90,000 का। अगर आपने मीडियम साइज का प्लांट बनाया तो उसके अंदर 60,000 अगर फेवरेबल हुए मार्केट के कंडीशंस तो 60,000 आपको फायदा होगा, और अगर अनफेवरेबल हुए तो 10,000 आपको नुकसान हो जाएगा, $10,000। इसी तरह स्मॉल अगर आपने प्लांट लगाया तो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर आपको 40,000 का फायदा होगा, अनफेवरेबल के अंदर आपको 55,000 का नुकसान हो जाएगा। अब देखें, कैपेसिटी हमने इंक्रीज करने का डिसीजन लेना है। आप जितना ज्यादा पैसा उसके अंदर डालोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा हो रहा है, अगर अच्छी डिमांड आ जाए। अगर बुरी डिमांड आ जाए तो उसी तरह से आपको नुकसान भी हो रहा है। अब हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, हमने डिसीजन लेना है। अब हमें पता नहीं है कि जी फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल क्या होना है, तो ये हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी हिस्टोरिकल डाटा से अब हमारे पास दो इस जगह पे हम खड़े हुए हैं, वी हैव द हिस्टोरिकल डाटा। अब हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं और उसको प्रोबेबिलिटी में कर रहे हैं कि जी देयर इज 40% चांसेस कि जी डिमांड फेवरेबल आएगी और देयर इज 60% चांसेस कि जी डिमांड अनफेवरेबल आएगी, ठीक है। अब इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी डाली जाए तो ये किया जा सकता है कि जी देयर इज 40% चांसेस कि जी डिमांड फेवरेबल आएगी या फेवरेबल इंक्रीमेंट इन डिमांड आएगा। इसी तरह देर इज 40% चांसेस के जी अनफेवरेबल आए, एंड देर इज ऑलमोस्ट 20% चांसेस के जी इसी तरह रहेगी, जिस तरह की अभी है इतनी ही रहेगी। तो फेवरेबल अच्छी आपकी डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड आए। इसको हम एक तरह और फ्रेज कर सकते हैं कि जी देर इज 40% चांसेस के जी आपका 10% डिमांड के अंदर इंक्रीज आ जाए, देर इज 40% चांसेस कि जी आपका 10% डिमांड के अंदर डिक्रीज आ जाए, एंड देर इज 20% चांसेस कि आपकी डिमांड उतनी ही रहेगी, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये जरा सिंपल केस हमने इसके अंदर किया है कि जी फेवरेबल अनफेवरेबल, और ये सारा हमेशा एडअप होके 1 ही होता है। अब आप ये देखें 40 + 40 + 20 इज इक्वल टू 100 या इक्वल 1। इसी तरह 40 + 40 + 20 इक्वल टू 100% या इक्वल टू 1। तो इसके अंदर भी 40 + 60 जब हमने किया है तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 100%, या आप इसको 1 कह दें। होना यही है, अगर हम इसको 0.4 कर दें और इसको 0.6 कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 1। कुछ ना कुछ होना है, आइदर फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल आएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटीज हमें पता चल गई, ठीक है। तो ये जरा सिंपल केस है, इसके अंदर हम यहाँ खड़े हुए और हमें फ्यूचर की प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं कि जी 40% या 0.4 चांसेस हैं कि जी आपकी फेवरेबल हो, 60% या 0.6 चांसेस हैं कि जी आपकी अनफेवरेबल हो। ये दोनों एडअप होके 1, कुछ ना कुछ होना है, और ये दोनों एडअप होके 100% बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इन दोनों में से ही होना है, और 40% चांसेस उसके हैं, 60% चांसेस उसके हैं। तो अब हम इसको डिसीजन ट्री में किस तरह से कर सकते हैं कि जी आपने डिसीजन लेना है,
कि जी मैं प्लांट मैंने लगाना है, दिस इज योर डिसीजन। लार्ज प्लांट लगाता हूँ, लार्ज प्लांट लगाएंगे तो आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, मार्केट फेवरेबल होगी उसकी इतने % चांसेस हैं, और आपको मार्केट अनफेवरेबल होगी तो उसके इतने % चांसेस हैं, और उससे आपको नुकसान इतना होना है। दिस इज योर मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट फेवरेबल होती है तो आपको इतना फायदा होगा। दूसरा डिसीजन है, मीडियम प्लांट आप लगा रहे हो, मार्केट अगर फेवरेबल है तो आपको ये फायदा होगा, अनफेवरेबल है तो आपको ये नुकसान होगा। इसी तरह स्मॉल प्लांट आप लगाते हो तो मार्केट फेवरेबल है तो आपको ये फायदा होगा, मार्केट अनफेवरेबल है तो ये नुकसान होगा। और चौथा ऑल्टरनेटिव ऑफ डूइंग नथिंग, उससे आपको कोई नुकसान या फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज डू नथिंग। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज किस तरह निकालेंगे? एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हर डिसीजन की लार्ज प्लांट के अंदर के जी 40 मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आपने 100%, 100,000 जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस आपने 0.6 यानी कि अनफेवरेबल की प्रोबेबिलिटी, उसको आपने जो नुकसान है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास एक एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आ गई कि जी नेगेटिव। इस डिसीजन से जो मीन आउटपुट आप वो कर सकते हो ना, एक्सपेक्ट कर सकते हो, द एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन आउटकम फ्रॉम दिस डिसीजन कि जी आपको $14,000 का नुकसान होगा। दिस इज द मीन आउटपुट यू कैन एक्सपेक्ट। इसी तरह आप हर डिसीजन का करेंगे, तो अगर आप लार्ज प्लांट लगा रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेड या मीन मॉनेटरी वैल्यूज के अंदर जो फायदा या नुकसान हो रहा है वो नेगेटिव 14,000 का हो रहा है, यानी कि आपको नुकसान हो रहा है। मीडियम प्लांट के अंदर आपको 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और स्मॉल प्लांट के अंदर आपको 13,000। दिस इज द मीन और एक्सपेक्टेड। ये जरूरी नहीं है कि यही हो, मगर दिस कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया ना कि जी यहां भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है, उस तो इन दोनों में जो, इन दोनों को मिला के जो हम आउटकम, जो ओवरऑल कंडीशंस जो हो सकते हैं, उन अनसर्टेनिटी को अपने डिसीजन के अंदर इनकॉर्पोरेट करके व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि जी पहले केस के अंदर अगर हम लार्ज प्लांट लगाते हैं तो हमें 14,000 का नुकसान हो जाएगा, मीडियम प्लांट लगाते हैं तो हमें 18,000 का फायदा होगा, स्मॉल प्लांट लगाते हैं तो हमें 13,000 का फायदा हो सकता है। और डूइंग नथिंग का मतलब है आपको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, तो दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो अब इस केस के अंदर देखें, पॉजिटिव वैल्यू जो है ये सबसे ज्यादा जो आ रही है वो मीडियम प्लांट की है, तो आपका डिसीजन इसके अंदर यही होगा कि गो फॉर मीडियम प्लांट। अब अगर इस केस के अंदर सारी वैल्यूज नेगेटिव में आती कि जी एक नेगेटिव 14 है, दूसरा नेगेटिव 18 है और तीसरा नेगेटिव 13 है, तो उस केस के अंदर सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव ये होता है डूइंग नथिंग, क्योंकि तीनों ऑल्टरनेटिव्स के अंदर आपको नुकसान हो रहा है, तो फिर आप कुछ ना करो, क्योंकि जो भी आप करोगे नुकसान होगा। तो इस केस के अंदर जो हमारा डिसीजन होगा, जो एग्जाम्पल के अंदर के वी गो फॉर दी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू विच इज 18,000, तो हम इसका डिसीजन ले लेंगे कि जी मीडियम साइज का आपने प्लांट लगाना है। मगर अगर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज नेगेटिव में आ रही हो तो यू डू नथिंग, क्योंकि फिर आप उन केसेस के अंदर आपको नुकसान होता है। क्योंकि जो आपके कैपेसिटी के डिसीजंस होते हैं दे आर ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर होते हैं, आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो ऑपरेशंस मैनेजर्स का ही ये वो होती है, आप कह सकते हो जिम्मेदारी होती है कि जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का भी या आरओआई जो होती है उसका भी उन्होंने ख्याल रखना है। इसलिए जब भी हम कैपेसिटी के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर कर रहे होते हैं तो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरिएबल कॉस्ट, कैश फ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यूज, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। अब कैश फ्लो क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या है, वेरिएबल कॉस्ट लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक तरह से बढ़ रही है या एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिक इकोनॉमी के अंदर, प्रेजेंट वैल्यू फाइनेंस के अंदर, इकोनॉमी, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमी, इनके अंदर पढ़ाया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बता दी। अब वेरिएबल कॉस्ट
एक तरह से ऐसे होती है कि जी जितनी चीज़ें आपने बनाई वो लीनियरली आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़े, या ये भी हो सकता है कि जी आपकी नॉन लीनियरली बढ़ रही हो, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। तो इसके अंदर लीनियरिटी नहीं है, ज़रा सी कर्व है। कैश फ्लोज ये होते हैं कि जो आपने प्रोजेक्ट करना है या जो आपने कैपेसिटी का डिसीजन लिया है उससे कितना पैसा निकलना है पहले साल के एंड में, पहले साल दूसरे साल के एंड में कितना आएगा, जाए कितना निकलेगा। यानी कि ये आपके पास अगर है ना प्रोजेक्ट पूरे का पूरा स्टार्ट आपने किया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहले साल आपने इसमें पैसा डाला, दूसरे साल इसमें पैसा डाला, तीसरे साल इससे पैसा निकला, चौथे साल इससे निकला, पांचवें साल निकला, तो ये पूरी जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है उसमें से कितने पैसे अंदर डाले हैं, कितने पैसे से निकल रहे हैं, दीज आर दी कैश फ्लोज। अब जाहिर बात है कि जी इस पॉइंट पे आप खड़े हुए हो तो पैसे की एक वैल्यू है। अब अगले साल ये 1 2 3 4 5 पहले साल की तो पैसे की एक वैल्यू 1 रुपया है, ठीक है। तो दूसरे साल 1 रुपया, एक साल बाद पैसे की वैल्यू किस तरह चेंज होगी, तो वो जो चेंज इन वैल्यू होती है वो नेट प्रेजेंट वैल्यूज के कॉन्सेप्ट से, हम एमपीवी के कॉन्सेप्ट से हम उसको करते हैं कि जी पहले साल तो पैसा इतने का है, तो दूसरे साल जो हम पैसा डालेंगे वो आज के दिन में कितने का होगा, तीसरे साल जो निकलेगा वो आज के दिन में कितना होगा, चौथे साल जो निकलेगा वो आज के दिन में कितना होगा, पांचवें साल जो निकलेगा वो आज के दिन में उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसको क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यूज के जी जो आगे होने वाला है वो कितने आज के दिनों में हम उसको किस तरह से क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो वो एमपीवी से की जा सकती है। इसका मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू का कि जी किस तरीके से इस रिलेशनशिप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी जो फ्यूचर वैल्यू है पैसे की वो आज की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, F present value of the money is represented by P, I is the interest rate, number of years, N is the number of year। अब आपने फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं उनको प्रेजेंट कैश फ्लो में या प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आपने 1 प्लस आई रेज टू पावर n जो कितने साल हैं, अगर आपने 5 साल हैं कि जी 5n इज इक्वल टू 5 ईयर्स, तो आपने इधर 5 करना है, और हर साल आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 या 10 पर, लेट से कि जी 15% का इंटरेस्ट रेट है, तो इसके अंदर आपने i की वैल्यू 0.15 रखनी है। 1 प्लस 1.5 रेज टू पावर 5, तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी f डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 5, ठीक है। तो जो फ्यूचर वैल्यूज आ रही हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं उनको प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जाहिर बात है कि जी अगर 2-3 साल हों तो छोटी वैल्यूज हों तो n की वैल्यू छोटी होती है कि जी 1-2 साल हैं तो ठीक है, n की वैल्यू 2 और 3, 4, 5 तक चली जाती है। अब प्रोजेक्ट बड़ा हो, 20, 25, 26 साल का हो, तो उस केस के अंदर n की वैल्यू मुश्किल हो जाती है। तो उस केस के अंदर आपको बेसिकली टेबल्स मिलते हैं कि जी जितनी ज़्यादा n की वैल्यूज़ है, जितना आपका इंटरेस्ट रेट है, वो सारे के सारे उसके हिसाब से आपको ऑलमोस्ट ये जो रिलेशनशिप था ना, तो ये वाला इसका जो रिलेशनशिप है वो हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और x की वैल्यू हम डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट n वैल्यूज एंड डिफरेंट इंटरेस्ट रेट से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इंटरेस्ट रेट से आपको इनके टेबल्स मिल जाते हैं। ये अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है तो यू कैन कैलकुलेट इट थ्रू अ कैलकुलेटर। यू कैन आल्सो कैलकुलेट एमपीवी वैल्यूज यूजिंग एक्सेल। उसकी भी एक गाइड आपकी बुक में दी हुई है कि जी आप किस तरीके से एमपीवी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जाहिर बात है कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर एमपीवी कैलकुलेशन के अंदर कि जी सैल्वेज वैल्यूज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट होती हैं। सैल्वेज वैल्यू ये होती है कि जी प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट से सब कुछ आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आप उनसे पहले आपने पैसा डाला, फिर उस प्रोजेक्ट से पैसा निकला, अब इट इज़ एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। लेट से कि जी 6 साल तक आपने किसी चीज़ को इस्तेमाल करना था, अब 7वें साल वो बेकार है, तो वो 7वें साल की जो है वो उसको सैल्वेज वैल्यू के जी वो चीज़ बिक सकती है कि नहीं बिक सकती, कबाड़िए को, या कैन
कैन इट बी सैल्वेज्ड। तो हर प्रोजेक्ट की अपनी प्रोजेक्टेड लाइफ होती है और उसकी सैल्वेज वैल्यू डिफरेंट होती है। इन्वेस्टमेंट विद दी सेम एमपीवी में हैव डिफरेंट कैश फ्लोज। कैश फ्लोज एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर डिफरेंट होते हैं कि जी आपने लेट से आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं 3-3 साल के, ठीक है, 3-3 साल के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने 1500 डाला पहले और फिर इससे 500 बाहर निकला और 2000 बाहर निकला दूसरे साल में। इसी तरह इसके अंदर भी आपने ऑलमोस्ट 500 आपने 1500 डाला पहले साल, मगर इसके अंदर क्या हुआ कि जी 100 पहले साल निकला और बाकी 2400 दूसरे साल निकल आया। तो इन्वेस्टमेंट, हर तरह की इन्वेस्टमेंट्स की अपनी एमपीवीज एंड कैश फ्लोज होते हैं। डिफरेंट कैश फ्लोज के साथ जाहिर बात है ना, वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज होती है कि जी ये वैल्यू ऑफ मनी आज के दिन में क्या है, ये वैल्यू ऑफ मनी आज के दिन में क्या है, ये वैल्यू ऑफ मनी आज के दिन में क्या है, ये वैल्यू ऑफ मनी आज के दिन में। तो कैश फ्लो, हर प्रोजेक्ट का अपना एक एमपीवी होता है, ये डिफरेंट कैश फ्लोज होते हैं उसके। अब इसके अंदर तीसरी एमपीवी का जो हम फ्यूचर वैल्यूज फाइंड करते हैं उसके अंदर हम एक चीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि वी नो द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट्स भी चेंज होते रहते हैं, तो इसके अंदर ये भी एक अजम्पशन आ रही है। नॉर्मली हम इसको किस तरीके से टैकल करते हैं कि जी हम एवरेज आउट कर देते हैं कि जी पीछे हिस्टोरिकल कितनी थी, आगे कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। पेमेंट्स आर नॉट ऑलवेज मेड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जाहिर बात है कि जी पेमेंट प्रोजेक्ट के दरमियान में भी हो सकती है। अब हम तो अस्यूम कर रहे हैं ना पहला, दूसरा, तीसरा साल कि जी पहले साल के एंड में हम इतना डालेंगे, दूसरे साल के एंड से हम इतना निकालेंगे। कभी कभी प्रोजेक्ट में लेट से कि जी 1.5 ईयर्स में भी आपको आ सकती है। तो डिफरेंट पेमेंट के जो वो होते हैं ना स्केड्यूल्स, वो भी डिफरेंट होते हैं। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर लिमिटेशंस है, मगर बाय ऑल इन ऑल एमपीवी जो होती है, एमपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो रिलेशनशिप होता है या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन का या कैपेसिटी डिक्रीज करने के जो डिसीजंस होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, दे आर ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर। तो उसके अंदर कैश फ्लो, एमपीवी, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की हैं वो तो देखनी है, मगर ये भी स्ट्रेटेजिक नेचर के होते हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ें भी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को टच करते हैं, उनको भी अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ता है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर 7S ख़त्म होता है। हमने 7 और 7S बेसिकली डेडिकेट किया था टुवर्ड्स प्रोसेस, कि जी प्रोसेस इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, कैपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज करनी हो तो क्या क्या उसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। हमने देखा कि जी कैपेसिटी डिफरेंट टाइप्स की कौन सी हैं, इफेक्टिव एंड डिज़ाइन कैपेसिटीज़ क्या होती हैं। हमने ये भी देखा कि जी हम किस तरीके से सर्विस सेक्टर के अंदर डिमांड एंड कैपेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। हमने देखा कि जी बॉटलनेक एनालिसिस क्या होता है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होती है। ब्रेक इवन एनालिसिस देखा कि जी सिंगल पॉइंट हो तो ब्रेक इवन, सिंगल प्रोडक्ट हो तो ब्रेक इवन किस तरह निकाला जाता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो ब्रेक इवन किस तरह निकाला जाता है। हमने ओवरऑल देखा कि जी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, जो वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं इन इंक्रीमेंटल चेंजेस ऑफ कैपेसिटी जिससे हम रिस्क को रिड्यूस या कम कर सकते हैं। हमने EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकालना सीखी, डिसीजन ट्री बनाना सीखा, और हमने ये देखा कि जी ओवरऑल कैपेसिटी के जो डिसीजंस होते हैं दे आर ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर, इसलिए उसके अंदर हमें डिफरेंट और कॉन्सेप्ट्स को कंसिडर करना चाहिए, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट हैं, जिसके अंदर कैश फ्लोज हैं, और नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ जो MPV एनालिसिस है वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। इसके साथ हमारा चैप्टर 7S ख़त्म होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फ़हद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।